काम कर रही है इसको 1-2 घंटे में इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देगी। लेकिन कोई बात नहीं, अब नहीं कमेंट आ रहे हैं तो मैंने एक दिन वेस्ट नहीं करना है, अपन पढ़ाई करते हैं। मैं पढ़ाती हूँ, अगर आपको कोई भी इनकेस किसी भी तरीके का डाउट हो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे कल की क्लास में, क्योंकि शाम तक आपका कमेंट सेक्शन वाला प्रॉब्लम सही हो जाएगा। मुझे भी अभी जस्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बच्चे को फोन आया कि मैम कमेंट सेक्शन किसी भी क्लास में नहीं चल रहे, हमारी टीम काम कर रही है, शाम तक फिक्स कर देंगे। मैंने कहा चलो क्लास को लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है इनकेस आपको कोई भी डाउट रहता है आप कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है? वैसे डाउट नहीं आएगा, हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। आपको मैंने कल पढ़ाया था नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। हमारा नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। फिर मैंने कहा सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारे बॉडी के बीचों बीच होता है, वो दो अंगों से मिलकर बना होता है, एक हमारा ब्रेन, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब हमने ब्रेन स्टार्ट किया था कल की क्लास में, हमने पढ़ा था ब्रेन कहां होता है, ब्रेन की मेमोरी यानी कि हमारी मस्तिष्क के बाहर जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, गाढ़ा सा, उसको हम क्या कहते हैं, दिमाग का वजन कितना होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा था हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, ये वाला फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन, ये वाला मध्य मस्तिष्क होता है, हिंड ब्रेन, ये वाला पीछे वाला, इसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। फिर हमने आगे इनको सब पार्ट्स में भी डिवाइड किया था। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि हमारा जो हिंड ब्रेन होता है, जिसको हम पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, ये आगे 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। और इसके 3 उपभाग कौन कौन से थे आपको कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखो कैसे पढ़ेंगे, आज की क्लास में पहले हिंड ब्रेन पढ़ेंगे, फिर मिड ब्रेन पढ़ेंगे, फिर फोर ब्रेन पढ़ेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस है, आपको याद करवानी है। ऐसे पढ़ोगे थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा आपको। हिंड ब्रेन जिसको हमने बोला था पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला, कुछ यहाँ पे ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपका पीछे वाला दिमाग होता है। और पीछे वाले दिमाग के आगे 3 सब पार्ट्स होते हैं, 3 उपभाग थे। कौन कौन से थे बच्चा, आपको याद हो कल की क्लास? तो नंबर 1 पे था पोन्स वेरोलाई, हिंदी में सेम नाम है तो हम नहीं लिखेंगे। और नंबर 2 पे था मेडुला ऑब्लिंगाटा, है ना? मैंने कहा था कुछ किताब वाले सिर्फ मेडुला लिख देते हैं, तो भी आपको समझना पड़ेगा, मेडुला ऑब्लिंगाटा। और तीसरा था जिसको बोलते हैं हम सेरिबैलम, और सेरिबैलम को हिंदी में सेरिबैलम और अनुमस्तिष्क, दोनों नाम से आपको याद रखना है। सेरिबैलम को हिंदी में हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है? अरे बात कमेंट्स आ गए, हाँ जी, अरे बात कमेंट्स आ गए, क्लास लाइव हो गया, ठीक है, हो गया। आपके कमेंट सेक्शन की प्रॉब्लम सही हो गई है, सूरज कुमार का कमेंट आ गया, आशुतोष दुबे का आज है। हाँ, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों हमारे कौन से ब्रेन के पार्ट्स होते हैं? ये हिंड ब्रेन के। हमारा पीछे वाला दिमाग अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, पोन्स वेरोलाई। अच्छा, कभी-कभी ना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सेरिबैलम कौन से ब्रेन का हिस्सा है, सेरिब्रम कौन से ब्रेन का हिस्सा है ना? तो आपको ब्रेन के पार्ट्स नाम याद होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए। अब हम एक-एक करके इन तीनों के फंक्शन पढ़ेंगे। हम पहले इन तीनों के पढ़ेंगे, फिर मिड ब्रेन पढ़ेंगे, फिर फोर ब्रेन जिसको हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं वो पढ़ेंगे, राइट? तो नंबर 1 पे लिखिए सेरिबैलम, एक नंबर पे लगा के लिखेंगे सेरिबैलम। क्या-क्या करता है ये सेरिबैलम? बच्चों एक बात तो आप जानते हो, ये ब्रेन का हिस्सा है, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा होगा, है ना? किसी ना किसी चीज को हमारे बॉडी में कंट्रोल कर रहा होगा। अनुमस्तिष्क, पहला पॉइंट लिखो, इसी को कहते हैं हम छोटा दिमाग। सेरिबैलम का दूसरा नाम क्या होता है? इसी को कहा जाता है लिटिल ब्रेन। एग्जाम में आता है ब्रेन के कौन से हिस्से को लिटिल ब्रेन या छोटा दिमाग कहते हैं, तो वो सेरिबैलम है। बच्चों ये जो सब पार्ट पढ़ाए हैं ना मैंने, जितने भी नाम आपको, इन सब में सबसे छोटा यही होता है, इन सब में सबसे छोटा यही होता है ना? और इसीलिए हमको इसको लिटिल ब्रेन कहते हैं, छोटा दिमाग कहते हैं। छोटा दिमाग क्यों? क्योंकि छोटा है सब में। दूसरा इसका नाम क्या होता है? दूसरा इसका नाम होता है ट्री ऑफ लाइफ। इसी को कहते हैं हम जीवन का पेड़। जैसे एक पेड़ है, वो जिंदा है तो एकदम सही स्ट्रेट सीधा खड़ा है, लेकिन अगर पेड़ की जड़ों को काट दूं तो पेड़ गिर जाता है। ठीक ऐसे ही अभी मैं स्ट्रेट खड़ी हूं, एकदम सीधे खड़ी हूं, लेकिन अगर मेरे सेरिबैलम को, अगर मेरे छोटे दिमाग को चोट लग जाए तो मैं जैसे पेड़ की जड़ें काटने के बाद पेड़ नीचे गिर जाता है, ठीक वैसे मैं भी नीचे गिर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा। ये तो इसके दोनों नाम हो गए। आपसे पूछ ले ब्रेन के कौन से हिस्से को छोटा दिमाग कहते हैं और जीवन का पेड़ कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, इसी को कहते हैं। बेटा क्लास लाइव है, बिल्कुल क्लास लाइव है। आज है 29 अप्रैल 1:08। आप कमेंट सेक्शन में पहले अनाउंस कर दिया है, आज कमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है बहुत सारे बच्चों का, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। अब आइए जरा क्या करता है ये, इसके काम क्या है, इस ब्रेन के काम क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम करता है सेरिबैलम? सबसे पहला काम लिखो, ये बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। ये बॉडी बैलेंसिंग का लिखिए, शरीर पर संतुलन बनाए रखना, बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। अभी मैं सीधी खड़ी हूं, है ना? क्योंकि मेरी बॉडी का जो बैलेंस है वो सेरिबैलम बना के रख रहा है। बेटा आपके शरीर का बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। जब आप खड़े हो, जब आप बैठे हो, जब आप गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, हेलीकॉप्टर चला रहे हो, एरोप्लेन चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, आप कौन सा भी साधन चला रहे हो, उस समय आपके बॉडी का बैलेंस करने का काम सेरिबैलम का होता है। अभी देखो मैं गिर नहीं रही हूं, एकदम सीधी खड़ी हूं, क्योंकि मेरा सेरिबैलम एक्टिव है, मेरा सेरिबैलम अच्छा है। तो आपके बॉडी का जो बैलेंस होता है ना, उस बैलेंस को बना के रखने का काम होता है सेरिबैलम का। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो बॉडी बैलेंसिंग पे काम करता है, हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है, सेरिबैलम, अनुमस्तिष्क। दूसरा काम लिखिए, दूसरा काम लिखिए, नेक्स्ट, है ना? नेक्स्ट दूसरा काम होता है इसका मसल्स मूवमेंट करवाना, मसल्स मूवमेंट करवाना। मसल्स मूवमेंट का मतलब होता है मांसपेशीय संकुचन। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पोस्चर बनते हैं, जितने भी पोस्चर बनते हैं, कैसे? जैसे आप सो रहे हो, है ना, करवट लेके आप सो जाते हो, इधर से इधर कभी सीधा, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, है ना, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उस समय आपके बॉडी में जितने भी सारे मूवमेंट्स हैं, जितने भी लोकोमोशन करते हो, आप गति करते हो, उस समय जो मूवमेंट होते हैं मसल्स के अंदर, वो सारा काम इसी ब्रेन का होता है। यही ब्रेन कंट्रोल एंड कमांड देता है किसको? मसल्स को, मांसपेशियों को। एक बात याद रखना, हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ना, जैसे देखो ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? मसल्स, मांसपेशियों की वजह से। अब मैंने इस हाथ में से ऐसे पसीना पोंछ के ऐसे इधर लेफ्ट डायरेक्शन में लेके गई, ये लेफ्ट में क्यों गया? क्योंकि मेरा ब्रेन डिसाइड कर रहा है मुझे यहां पसीना आ रहा है तो यहीं से पोंछूंगी ना मैं ऐसे। तो ये मसल्स मूवमेंट का काम कौन करवाता है? ये काम सेरिबैलम का होता है बेटा। जितने भी आपके बॉडी के पोस्चर होते हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, उस समय जितने भी आपके बॉडी का बैलेंस और मसल्स मूवमेंट का काम होता है, वो सारा काम सेरिबैलम कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा आप सुनिए, तीसरा आपको बताना है, इसका काम होता है स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करना। स्पीकिंग पावर कंट्रोल करता है बेटा, बोलने की क्षमता। अब स्पीकिंग पावर का मतलब क्या हो गया? अगला सेंटेंस मैं क्या बोलूंगी, किस भाषा में बोलूंगी, कितना बोलूंगी, ये सारा कौन डिसाइड कर रहा है? ये सारा मेरा सेरिबैलम डिसाइड कर रहा है। ठीक है, राज कपूर कह रहा है मैम अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है तो मेरा नाम ले लो। अच्छा तो तारीख से बढ़ के हो गया, मैंने तो तारीख बोल दी, सब कर दिया है, सुधा जाओ, तो पढ़ाई करो ढंग से। अब सुनो, स्पीकिंग पावर, जैसे अगला सेंटेंस में क्या बोलने वाली हूं, किस भाषा में बोलने वाली हूं, कितना बोलने वाली हूं, ये सारा मेरा कौन डिसाइड कर रहा है? सेरिबैलम। सेरिबैलम के 3 मेन काम होते हैं बच्चा, और वनडे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का बैलेंस करने का काम कौन सा ब्रेन करता है? सेरिबैलम करता है। तो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाना, जब भी आपको एक्सरसाइज, योगा, गाड़ी चला रहे हो, खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, आपके बॉडी का जो बैलेंस और बॉडी में जो पोस्चर बनते हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम सेरिबैलम का होता है। नेक्स्ट आप बताओगे स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करना, क्या बोलना है, किस लैंग्वेज में बोलना है, कितना सेंटेंस बोलना है, किससे कैसे बात करनी है। आप
आप दोस्त से बात करते हो तो किसी ऑनलाइन और कैसे भी किसी भी एसएम पे बात करते हो, मम्मी पापा से बात करते हो, थोड़ा अलग बात करते हो, है ना, गुस्से में होते हो तो बहुत तेज तेज बोलना शुरू कर देते हो, प्यार में होते हो तो आराम से बहुत सॉफ्टली बोलते हो, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब सेरेबेलम डिसाइड करता है। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ वो वनडे एग्जाम का सबसे फेमस क्वेश्चन है। बेटा जब कोई इंसान एक्सेस अल्कोहल पी लेता है, एक्सेस अल्कोहल या एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इफेक्ट्स ऑन सेरेबेलम, अगर आपने एक्सेस अल्कोहल ले ली यानी कि ज्यादा मात्रा में शराब पी ली तो बेटा ज्यादा मात्रा में शराब पीने पर कौन से ब्रेन पे प्रभाव डलता है? सेरेबेलम पे। ये ज्यादा मात्रा का जो अल्कोहल है वो टेंपरेरी टाइम के लिए किसको ब्लॉक कर देता है? सेरेबेलम को ब्लॉक कर देता है, अनुमस्तिष्क को ब्लॉक कर देता है। एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज इफेक्ट्स ऑन सेरेबेलम, ज्यादा शराब पीने से सेरेबेलम पे प्रभाव पड़ता है। अब कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है वो सुनो। आपने बहुत ज्यादा शराब पी, शराब के अंदर क्या होते हैं? टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, जहरीले कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एसिटाइल एथाइल अल्कोहल, ये सारे खून में घुल जाता है और खून में घुल के आपके ब्रेन के पास आता है और कौन से ब्रेन के पास आता है? सेरेबेलम के पास आता है। और जैसे ही शराब के अंदर जो टॉक्सिक कंपाउंड्स के ब्रेन में सेरेबेलम के पास आए तो इस शराब के टॉक्सिक कंपाउंड कुछ देर के लिए सेरेबेलम को डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट का मतलब है जब तक आपके बॉडी में ज्यादा मात्रा में शराब रहेगी तब तक आपका सेरेबेलम ढंग से काम नहीं करेगा। आपने देखा होगा जिन लोगों ने बहुत ज्यादा शराब पी हुई होती है उनके बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता है, वो लड़खड़ा के चलते हैं, कभी यहां गिर रहे होते हैं, कभी वहां गिर रहे होते हैं, है ना, उनके मसल्स मूवमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अगर कोई बहुत ज्यादा शराब पिया हुआ इंसान है, आप उसको एक लात मारना, देखो ना रोड पे बहुत सारे लोग गिरे हुए होते हैं, आप उसको एक लात मारना और वो उसी डायरेक्शन में पड़ा मिलेगा अगले 4-5 घंटे जिस डायरेक्शन में आपने उसका मुंह कर दिया था लात मार के, है ना, क्यों? क्योंकि बेटा उसके मसल्स मूवमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है, उसका सेरेबेलम अभी काम नहीं कर रहा है। और ज्यादा शराब पिया हुआ इंसान की स्पीकिंग पावर की तो बात ही मत करो, कुछ भी बड़बड़ाता है, किसी को भी गाली दे देता है ना, कुछ भी बकवास कर लेता है, समझ में नहीं आता सामने वाला कौन है। इसीलिए कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ज्यादा शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्यों नहीं चलानी चाहिए? समझ में आया आपको? क्योंकि आपने अगर शराब ज्यादा पी तो आपका सेरेबेलम ढंग से काम नहीं करेगा और सेरेबेलम ढंग से काम नहीं करेगा, आपका बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा, आपके शरीर का बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो आप गाड़ी का बैलेंस कैसे कर लोगे? और आपकी वजह से सामने वाली गाड़ी में टक्कर लगी तो सामने वाला बेगुनाह बिना मतलब उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ज्यादा शराब पी के गाड़ी चलाई तो बेटा फालतू में एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा शराब पीने से आपके बॉडी का बैलेंस नहीं होगा और जब आपका बैलेंस नहीं तो गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाओगे। गाड़ी आप आए दिन सुनते हो, अखबार में पढ़ते हो, ज्यादा शराब पीकर हिमाचल में खाई में गाड़ी गिरा दी, है ना, फलाना इंसान ने कितने लोग मारे गए शराब पीकर, ऐसी तो हरकतें होती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ज्यादा शराब पीने से कौन से ब्रेन पे प्रभाव पड़ता है? आपका क्या होगा? सेरेबेलम पर। अब मैंने आपको कल की क्लास में एक बात बताई थी कि छोटे दिमाग में चोट लगने से इंसान मर जाता है। क्यों मर जाता है? देखो जब कभी भी इंसान ऐसे सर के बल गिरेगा, है ना, सर के बल गिरेगा तो ये छोटा दिमाग होता है आपका, और इस छोटे दिमाग में चोट लगेगी तो इंसान ऑन द स्पॉट मर जाता है। आपने सुना होगा क्रिकेटर को बॉल लगी थी, बॉल लगने से यहाँ पर क्रिकेट बॉल लगी थी, हाथों हाथ मर गया था, है ना, आप लोगों को शायद नाम भी पता होगा, मुझे नाम नहीं याद रहता है उनका। क्यों ऐसा क्यों होता है? सुनिए जरा, जब कभी कोई इंसान पीछे की तरफ सर के बल पे गिरता है, गिर गया, उसका सेरेबेलम में चोट लगी, उसका सेरेबेलम खत्म, सेरेबेलम खत्म हुआ, क्या खत्म हो गया? मसल्स मूवमेंट खत्म हो गया। इसका मतलब मैम अब मसल्स पर किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं बचा है। और आप जानते हैं हमारा हार्ट, हमारा हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन है, हृदय के अंदर हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो हमारे हार्ट की मसल्स को भी कंट्रोल करने का काम इसी सेरेबेलम का होता है। अब आप खुद सोचिए, सेरेबेलम काम करना बंद कर दिया, हार्ट की मसल्स पे कोई कंट्रोल रहेगा क्या? नहीं, हार्ट की मसल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी, हार्ट में हार्ट बीट बनना बंद हो जाएगी, इंसान का हार्ट फेल हो जाएगा, इंसान को हार्ट अटैक पड़ेगा, ऑन द स्पॉट मर जाता है। इसलिए कहते हैं किसी के छोटे दिमाग पे चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी के छोटे दिमाग पे चोट लगी ना बच्चा तो बाहर से इंसान एकदम फिट एंड फाइन दिखेगा, आपको कोई चोट नहीं लगी दिखेगी, लेकिन अंदर से उसका मसल्स मूवमेंट खत्म हो जाएगा धीरे धीरे और उसका हार्ट की मसल्स जो है उसका मूवमेंट एकदम बंद हो जाएगा, हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देगा और ऑटोमेटिकली हार्ट स्टॉप हो जाएगा, इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है। मैंने कहा था ना आपको एक बात कि दो दोस्त एक बाइक पे जा रहे थे, बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो आगे वाला इंसान बच गया, पीछे वाला इंसान मर गया, पीछे वाला इंसान ऐसे गिरा था, है ना, पीछे की तरफ गिर गया और पीछे की तरफ गिरते ही उसके छोटे दिमाग पे चोट लगी, छोटे दिमाग पे चोट लगी, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। बाहर से दिखेगा इंसान एकदम फिट एंड फाइन है, लेकिन अंदरूनी तरीके से उसका हार्ट फेल होकर इंसान मर जाता है। इसीलिए कहते हैं बेटा इसको जीवन का पेड़ कि जब तक ये सही है आप एक पेड़ की तरह सीधे खड़े हो क्योंकि आपके बॉडी का बैलेंस कर रखा है, लेकिन अगर इसको खत्म कर दिया, जैसे पेड़ की जड़ को काट दिया पेड़ गिर जाता है, ऐसे अगर आपका सेरेबेलम खराब हो गया तो आप भी नीचे गिर जाओगे, आपके बॉडी का बैलेंस नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा कि सेरेबेलम क्या काम करता है। ये तीनों काम आपको याद रखने हैं, दो इसके नाम याद रखने हैं और ज्यादा शराब पीने से कौन से ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तो हमारा हिंड ब्रेन के तीन हिस्से थे, पहला कौन सा? सेरेबेलम हमने पढ़ लिया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा क्या काम करता है। तो दूसरा लिखो फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा, या आप सीधा हेडिंग डाल सकते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन बनाता है बेटा, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। हिंदी में सही नाम होगा बेटा मेडुला ऑब्लंगाटा, लेकिन कभी कभी कुछ किताब वाले सिर्फ मेडुला लिख देते हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा ये क्या करता है? ये मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है? हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सेल्स कोशिकाओं से बना हुआ है और हमारी सेल्स में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हमारा बॉडी जो है ना, ये हमारा शरीर जो है, एक शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारा बॉडी किससे बना हुआ है? सेल। सेल में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। बच्चों जब केमिकल रिएक्शंस हमारी सेल्स में होती हैं, हमारी कोशिकाओं में होती हैं तो उनको नाम देते हैं वाइटल रिएक्शंस। वाइटल रिएक्शंस। तो मेडुला ऑब्लंगाटा का काम होता है वाइटल रिएक्शंस को कंट्रोल करना, जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण बनाए रखना। आप लिखिएगा इट कंट्रोल्स ऑन वाइटल रिएक्शंस, इट कंट्रोल्स ऑन वाइटल रिएक्शंस। यह हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण बना के रखने का काम करता है। अब ये वाइटल रिएक्शंस क्या होती हैं वो आप समझिए। ये वाइटल रिएक्शंस देखो बच्चा, पहली बात समझो वाइटल का मतलब क्या होता है। आप डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर कहता है मैं इसको बाद में चेक करूंगा, पहले इसके वाइटल्स चेक करो। वाइटल्स में क्या चेक करता है? आपके का वजन चेक करता है, आपका ब्लड ग्रुप चेक कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है ना, ये चेक करता है। इसी को वाइटल्स कहते हैं। तो वाइटल्स सबका मतलब होता है वो केमिकल रिएक्शन जो हमारी सेल्स में हो रही है, वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हमारी कोशिकाओं में होती हैं उनको वाइटल रिएक्शंस कहते हैं, राइट। चलिए अब सुनिए जरा, वाइटल रिएक्शंस दो टाइप की होती है, इनका नेचर दो प्रकार का होता है, इनकी प्रकृति दो प्रकार की होती है। क्या क्या? नंबर 1 पे आती है, उनको बोलते हैं वॉलंटरी वाइटल रिएक्शंस। वॉलंटरी RXN का मतलब होता है रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे ऐच्छिक अभिक्रियाएं, ऐच्छिक अभिक्रियाएं। और दूसरी जो होती है उनको बोलते हैं अनैच्छिक अभिक्रियाएं, अनैच्छिक अभिक्रियाएं, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी बहुत ध्यान से समझना बेटा, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी को बोलते हैं अनैच्छिक। पहले इस कांसेप्ट को समझो फिर हम आगे कराएंगे आपको। एक होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। बेटा वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई रिएक्शन जो मेरी इच्छा से हो रही है, जिसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, जो मेरी बॉडी में होगी लेकिन वो मेरी इच्छा से काम कर रही है। मैं जब चाहूं उसे बंद कर सकती हूं, मैं जब चाहूं उसे ऑन कर सकती हूं। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? उसे हम वॉलंटरी बोलते हैं। ऐसी कोई रिएक्शन जो जिसको मैं या आप आपके शरीर में हो रही है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको जो हमारी इच्छा से हो रही है, वो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने इस हाथ को इस डायरेक्शन में मूव करवाया, ये मेरी इच्छा से हो रहा है। अब मैं आप छोड़ना, मेरे हाथ ऐसे, ये मेरी इच्छा से हो रहा है।
जैसे ये कराना है, मेरी इच्छा से हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना अपने आप बार बार मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, नहीं हो रहा ना, ठीक है। अब सुनो, इनवॉलंटरी रिएक्शंस क्या होती हैं? इनवॉलंटरी रिएक्शंस वो होती हैं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती, जिनको आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी रिएक्शंस जिनको हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अनिच्छुक होती हैं, वो हमारी इच्छा से नहीं चलती हैं, तो उन्हें हम इनवॉलंटरी रिएक्शंस कहते हैं। तो बेसिकली बच्चों, जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है वो कैसी वाइटल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है? वो इनवॉलंटरी वाइटल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी तो सिर्फ मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे समझाने के लिए लिखा था। तो मेडुला का काम होता है इनवॉलंटरी वाइटल रिएक्शंस को कंट्रोल करना, अनिच्छुक प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करना। और अनिच्छुक प्रतिक्रियाएं क्या होती है? ऐसी रिएक्शंस जो अपने आप होती हैं, हम जिनको चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन्हें कौन कंट्रोल करता है? उन्हें मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है। जैसे मैम सुनिए, दो तरीके की होती है इनवॉलंटरी रिएक्शंस, दो तरीके की होती है बेटा इनवॉलंटरी रिएक्शंस। जो पहली होती है उनको बोलते हैं वाइटल रिएक्शंस, इनका नाम वाइटल रिएक्शंस ही होता है, इनको जैविक अभिक्रियाएं कहते हैं या जैविक क्रियाएं कहते हैं। और जो दूसरी होती है उनको बोलते हैं एसेसरी रिएक्शंस, एसेसरी रिएक्शंस हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। बेटा याद रखना, ये दोनों ही इनवॉलंटरी हैं, इन दोनों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इनको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। तो वाइटल रिएक्शंस क्या होती है? ऐसी रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में डेली होती है, और अगर इनमें से एक भी नहीं हुई तो हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि इनकी अनुपस्थिति में, यानी कि अगर इनमें से एक भी एब्सेंट हो गई तो हमारी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, शरीर मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। उन रिएक्शंस को वाइटल इनवॉलंटरी रिएक्शंस कहते हैं, जो डेली हो रही है, 24 घंटे 7 दिन हो रही है, और अगर इनमें से एक भी नहीं हुई हम मर जाएंगे। बेसिकली जिंदा रहने के लिए क्या क्या हमारी बॉडी में होना जरूरी है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग मुझे बताइए कि जिंदा रहने के लिए आपके बॉडी में क्या क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट मैं लिख दूं, आपका हार्ट बीट बनना चाहिए। हाँ जी मैम, अगर हार्ट बीट नहीं बना तो इंसान मर जाएगा। हाँ जी, हार्ट बीट नहीं बना, देखा होगा ना एक मशीन जिससे आप हार्ट बीट चेक करवाते हो, उस पे ऐसा ग्राफ आता है, ये जीवन की लाइन जब तक तेरी मेरी है तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन ये लाइन ऐसे सीधी हो जाएगी उस दिन इंसान की डेथ हो जाती है। बेटा ये हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट चल रही होती है। तो हृदय की धड़कन बनना। अब मुझे एक बात बताओ, हार्ट बीट को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? कभी सोचा है आज तो मैं अपने हार्ट को आराम दूंगा, उससे बोलूंगा तुम हार्ट बीट ना बनाओ, कभी ऐसा हुआ है? नहीं। तो हार्ट बीट को कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। नेक्स्ट बताओ, रेस्पिरेशन। आप बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हो क्या? नहीं मैम। रेस्पिरेशन, कोरोना के समय लोग ऑक्सीजन की कमी से क्यों मर गए थे? हाँ, क्योंकि उनके बॉडी में लंग्स में इंफेक्शन हो गया था, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी थी उनके बॉडी में। तो रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। नेक्स्ट डाइजेशन। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाए तो आपके बॉडी में एनर्जी नहीं पहुंचेगी, आपके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। अगला देखो नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर, बीपी। अगर आपके ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत कम हो जाए, दोनों ही केस में क्या हो जाता है बेटा? इंसान को हार्ट अटैक पड़के इंसान मर जाता है। ब्लड प्रेशर हमारे बस की बात थोड़ी ना कंट्रोल करना। नेक्स्ट आप बताओगे एक्सक्रीशन। अगर एक्सक्रीशन ना करें हम, अगर वेस्ट पदार्थों को, जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे बॉडी में बन रहे हैं, उन्हें अगर शरीर से बाहर ना निकाले तो वो अंदर ही रह जाएंगे, अंदर रह जाएंगे तो हमारी बॉडी में जहर बन जाएगा और इंसान मर जाएगा। तो बताओ बच्चों, इनमें से अगर एक भी नहीं हुआ तो मौत होता है। हाँ जी मैम। और ये डेली होती है कि नहीं होती है? हार्ट बीट डेली चल रही है? हाँ जी मैम। रेस्पिरेशन डेली होता है? हाँ जी मैम। डाइजेस्टिव सिस्टम डेली काम करता है? हाँ जी। ब्लड प्रेशर रक्तदाब डेली काम करता है? हाँ जी। एक्सक्रीशन डेली होता है? हाँ जी मैम। आप जब सांस छोड़ते हो उसमें CO2 बाहर जाती है तो ये भी एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है उसे बाहर निकालना। अगर आप सांस बाहर ना छोड़ोगे तो हमारी बॉडी में CO2 ज्यादा हो जाता है और वो CO2 हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन्स को नष्ट करना शुरू कर देता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। तो CO2 बाहर निकलना भी एक तरीके का एक्सक्रीशन है। तो प्यारे बच्चों, इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको मेडुला ऑब्लिंगेटा। और ये सारी क्या है? इनवॉलंटरी रिएक्शंस हैं, ये अनिच्छुक क्रियाएं हैं, ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती, ये अपने आप काम करती हैं। अब एसेसरी रिएक्शंस क्या होती है? एसेसरी रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जो डेली नहीं होंगी बेटा, जो हमेशा नहीं होंगी, हमेशा नहीं है। और हमेशा नहीं है तो अगर इनमें से कोई भी एक कभी एब्सेंट हो गई, मान लो इनकी एब्सेंस हो गई, अनुपस्थिति हो गई, तो इंसान मरेगा नहीं, यानी बॉडी की डेथ नहीं होगी। डजंट डाई, बॉडी डजंट डाई लिख देना, मृत्यु नहीं होगी बेटा, मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ये भी इनवॉलंटरी रिएक्शंस हैं, ये भी अनिच्छुक प्रतिक्रियाएं। जैसे मैं अभी आपको दो एग्जांपल देती हूं। हिकअप्स आना, हिकअप्स का मतलब क्या होता है बेटा? हिचकी आना। क्या आपको हिचकी डेली आती है? नहीं मैम। हिचकी नहीं आती तो मर जाते हैं क्या? नहीं मैम। लेकिन हिचकी आना और हिचकी बंद करना हमारे हाथ में है क्या? नहीं है, नहीं है मैम। किसके हाथ में है? मेडुला के हाथ में है। नेक्स्ट स्नीजिंग, छींक आना, छींकना। क्या छींक नहीं आती तो इंसान मर जाता है? नहीं मैम, नहीं मरता। लेकिन छींकना हमारी बस की बात है क्या? कभी ऐसा सोचा अरे भाई आज तो पूरा दिन छींकूंगा? नहीं। अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो कोल्ड एंड कफ, जुकाम एंड खांसी। जुकाम एंड खांसी डेली थोड़ी होता है, लेकिन नहीं होता है तो इसका मतलब थोड़ी ना हम मर जाएंगे। अगला लिखो, इसके बाद नेक्स्ट लिखो बेटा बर्पिंग करना। बर्पिंग का मतलब होता है डकार लेना। क्या डकार डेली आती है? नहीं मैम। लेकिन डकार नहीं आती तो क्या इंसान मर थोड़ी जाता है ना? तो लिख दीजिए ये सारी जो रिएक्शंस होती हैं, हिचकी आना, छींक आना, जुकाम खांसी होना, डकार लेना, फार्ट करना, है ना, गैस पास करना, राइट? आप लिख सकते हो फार्ट भी यहीं पे आएगा, राइट? गैस बाहर निकलना शरीर से, ये सारी अगर नहीं भी होती है तो हम मरते नहीं हैं। अब मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है छींक का आना, हिचकी का आना ब्रेन के कौन से हिस्से के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो आप क्या करके आओगे? हिकअप्स एंड स्नीजिंग ब्रेन के मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट से कंट्रोल होता है। आई बस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? एग्जाम में पूछेगा ब्लड के प्रेशर को ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? बहुत फेमस है, जब स्टार्ट कर रही हूं, ये अच्छे से याद रख लेना। हाँ, योनी, उबासी लेना लिख सकते हो आप, यौन करना, उबासी लेना लिख दो, यौन करना यानी उबासी लेना, उबासी आना, ये भी यही पे आता है बेटा, ठीक है? और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले हार्ट बीट हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से से कंट्रोल होते हैं? मेडुला। डाइजेशन को कौन सा ब्रेन का हिस्सा कंट्रोल करता है? मेडुला। और ये सारी रिएक्शंस कैसी हैं? ये सारी रिएक्शंस इनवॉलंटरी रिएक्शंस होती हैं, अनिच्छुक अभिक्रियाएं होती हैं। तो सेरेबेलम ने क्या काम करा बच्चों? बताना जरा। बॉडी बैलेंसिंग, स्पीकिंग पावर को कंट्रोल किया, मसल्स मूवमेंट, बॉडी के पोस्चर सही डायरेक्शन में बनाने का काम करा, है ना? जब आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करा। और मेडुला ने क्या करा? इनवॉलंटरी रिएक्शंस को कंट्रोल किया, अनिच्छुक क्रियाओं पर नियंत्रण बना के रखा। अब हम चलेंगे तीसरा सब पार्ट हाइंड ब्रेन का, है ना? हिंड ब्रेन का तीसरा जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पोन्स। कभी कभी अकेला पोन्स लिखा हुआ सकता है और कभी कभी पोन्स वेरोलाई पूरा शब्द लिखा हुआ सकता है, ठीक है? तो लिखिए पोन्स वेरोलाई क्या काम करता है बच्चों? पोन्स वेरोलाई एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है। ब्रिज क्या करता है आप जानते हैं? जैसे बीच में से रोड जा रही है, इधर मेट्रो स्टेशन का एंट्री है, इधर एग्जिट है, बीच में क्या बना दिया? ब्रिज बना दिया। इस ब्रिज को चढ़ के इंसान इधर से इधर जा रहा है। यह है हमारी बॉडी में ऑर्गन्स और हाथ, देखो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और ब्रेन के पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। मान लो यहाँ पर हमारी बॉडी ऑर्गन्स है, हमारे शरीर के अंग है, लिख दीजिए शरीर के अंग, बॉडी के ऑर्गन्स से शरीर के अंग है। इधर लिखिए पार्ट्स ऑफ ब्रेन, इधर हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, लिखिए मस्तिष्क के हिस्से। और इन दोनों के बीच में किसकी तरह काम करता है? एक पुल की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। ऐसे ये ब्रिज है बेटा, और ब्रिज का काम क्या होता है? जोड़ना। और इस ब्रिज को हम क्या बोलते हैं? इस ब्रिज को हम बोलते हैं पोन्स वेरोलाई। ये जो ब्रिज है ना, इसको हम पोन्स नाम देते हैं बेटा। कैसे जुड़ता है वो समझो, मैं एग्जांपल दूंगी बहुत अच्छा सा, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे बेटा। एक होता है पोस्ट ऑफिस, मान लो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में डाक आई, एक जयपुर से आई, एक अहमदाबाद से आई, एक पटना से आई, ये सारी डाक जाती है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है? अब आपने जयपुर से जो डाक, आपने जो जयपुर से सामान भेजा है वो मुंबई जाना है ना? अहमदाबाद से जो भेजा है उसको सिलीगुड़ी जाना है, समझ लो, है ना? तो
पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, देखते हैं कि जो जयपुर वाली है उसको मुंबई भेजना है, तो मुंबई जो जा रहा होगा, जो भी ट्रक जा रहा होगा, जो भी इनका जहां से पोस्ट ऑफिस वालों का ट्रक जाता है उसमें डाल देते हैं, और वहां का पोस्टमैन क्या करता है, मुंबई में जिस जगह जानी है वहां पे छोड़ के आ जाता है ट्रक को। ठीक है, सही सुनो बच्चों, ये पॉन्स क्या करता है, मान लो ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, ये स्किन हो गई आपकी, ये स्किन बॉडी ऑर्गन है, ये आपका हार्ट हो गया, आपका हृदय हो गया, और मान लीजिए आपकी आंख और कान से सिग्नल आए, आई एंड ईयर, आंख और कान से कोई मैसेज आया, आंख कान से, अब ये मैसेज आए, स्किन से कोई मैसेज आया, मैंने स्किन पे आपको यहाँ चाटा मारा बहुत तेज से, दर्द हुआ, अब ये दर्द महसूस कौन करवाता है, ब्रेन। अब ब्रेन का कौन सा हिस्सा तुमको महसूस करवाता है, यहाँ से चाटा पड़ने पे जो सिग्नल ब्रेन के कौन से हिस्से के पास जाएंगे वो डिसाइड करेगा पॉन्स। तो मान लो स्किन से कोई मैसेज आया, ऐसे हार्ट से कोई मैसेज आया, आंख कान से मैसेज आया, ये मैसेज पहले किसके पास आते हैं बेटा, पहले पॉन्स के पास आते हैं, और पॉन्स डिसाइड करता है, जैसे मैंने कहा कि डाकघर डिसाइड करता है या डाकिया डिसाइड करता है कि ये डाक कहां से आई थी, कहां जानी है, ठीक है सही, पॉन्स डिसाइड करेगा अगर स्किन से मैसेज आया है तो उसको फोरब्रेन में भेजना है, फोरब्रेन को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, आगे वाले दिमाग में भेजना है, क्योंकि हर एक ब्रेन का अलग काम होता है, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग काम होता है बेटा, ठीक है। अगर हार्ट से आया है तो वो हाइंड ब्रेन के पास जाएगा, या हिंड ब्रेन लिख सकते हो आप, कौन डिसाइड करेगा, पॉन्स, तो लिखिए यह फर्स्ट मस्तिष्क मैसेज भेजेगा, और आंख और कान से आए हैं मैसेज तो उसको भेजेगा हमारी मिड ब्रेन के पास, मध्य मस्तिष्क के पास। ये लो बच्चों, आप खुद सोचिए, जो मैम ने बोर्ड पे लिखा है, इस बोर्ड पर एक ब्रिज की तरह पॉन्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैम कर रहा है, किसको जोड़ रहा है, हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को हमारे ब्रेन के हिस्सों तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है, इसका मतलब बॉडी ऑर्गन्स और हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में ब्रिज की तरह काम करता है, उन्हें जोड़ने का काम करता है। बेसिकली जब भी कोई मैसेज हमारे बॉडी ऑर्गन से आता है, कहीं पे दर्द हुआ, पेट में दर्द, सर में दर्द, तो पहले मैसेज हमेशा पॉन्स के पास आता है, और पॉन्स डिसाइड करेगा, अच्छा यहां से मैसेज आया, यहां भेज दो, अच्छा यहां से आया, यहां भेज दो, अच्छा यहां आया, यहां भेज दो, ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, ब्रेन के उस हिस्से का नाम बताओ जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ब्रेन के हिस्सों से जोड़ने का काम करता है, या एक पुल की तरह काम करता है, दोनों के बीच में। आपका आंसर होगा पॉन्स बैरोलाइट, आपका आंसर होगा पॉन्स बैरोलाइट, सीधा आंसर होगा बेटा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया बेटा। और एक काम और लिखो पॉन्स बैरोलाइट का, पॉन्स बैरोलाइट एक काम और करता है, इट कंट्रोल्स ऑन ब्रीदिंग रेट, दूसरा काम और लिखो, इट कंट्रोल्स ऑन ब्रीदिंग रेट, यह श्वसन दर पर नियंत्रण रखता है। ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या होता है बेटा, आप सांस लेते हो, कितनी सांस ले रहे हो एक मिनट में, किस रेट से आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, इसको ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। तो लिखो यह श्वसन दर पर संतुलन बनाए रखता है, यह श्वसन दर पर संतुलन बनाए रखता है, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है बेटा, संतुलित बनाए रखता है या संतुलन बनाए रखता है, जैसे भी आप लिखो, ठीक है। ब्रीदिंग रेट को कितनी सांस लेनी है कितनी छोड़नी है ये पॉन्स डिसाइड करता है, आप और मैं नहीं करते, आप और मैं नहीं करते बेटा, है ना। आगे बात समझ में, तो पॉन्स क्या काम करेगा, ब्रिज की तरह काम करेगा, किसके बीच में, बॉडी ऑर्गन्स और ब्रेन के हिस्सों के बीच में। और आप बताओगे बेटा मैडुला क्या काम करेगा और सेरेबेलम क्या काम करेगा, तो ये तीनों हिस्से किसके थे, पीछे वाले दिमाग के। अब मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, इस फोटो में मैं इन तीनों के काम पढ़ा चुकी हूँ, देखना, ये रहा पॉन्स, ये पॉन्स है बच्चा, ये वाला, इसका काम पढ़ा दिया मैंने, ये रहा मैडुला, इसका काम पढ़ा दिया मैंने, ये रहा पीपल के पेड़ के पत्ते जैसा सेरेबेलम, इसका काम पढ़ा दिया, और पॉन्स, मैडुला, सेरेबेलम तीनों मिलकर कौन सा ब्रेन बनाते हैं, हिंड ब्रेन बनाते हैं, फर्स्ट मस्तिष्क बनाते हैं, ये तीनों मैंने आपको पढ़ा दिया। आई बात समझ में, आगे होगी शायद। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन जो बीच में होता है बेटा, मध्य मस्तिष्क जो सेंटर में है आपके ब्रेन के भी सेंटर में है जो, और कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, यह ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा है, लिख दोगे आप, कल पढ़ाया था मैंने, क्योंकि इसका आगे कोई सब पार्ट नहीं होता, ये सबसे छोटा होता है बेटा तीनों में, ये सबसे छोटा हिस्सा है हमारे ब्रेन का, इसका आगे कोई भी आगे पार्ट नहीं होता है, कोई हिस्सा नहीं होता है। मैं ब्रेन स्टेम क्या होता है, रुको रुको पढ़ाएंगे, आगे नहीं चलो, हमसे आगे नहीं चलो, जैसे सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है आपको ब्रेन स्टेम के बारे में पता, मुझे नहीं पता। हाँ चलो, इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स ऑन सेंसरी ऑर्गन्स। अब बेटा ये सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे अंग जो हमें किसी ना किसी चीज का सेंस देते हैं। आप मुझे बता सकते हैं हमारे बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन हैं, ऐसे अंग जो संवेदनाओं को महसूस करवाते हैं। सुनिएगा, हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं बेटा, कौन कौन से हैं। पहला सेंसरी ऑर्गन हो गया आई, आई का मतलब आंख, आंख किसका सेंस देता है, देखने का, आंख का काम होता है विजुअल पावर को कंट्रोल करना, दिखाई देना, देखना। आपको ये इतनी सुंदर सी दुनिया दिख रही है क्योंकि आपकी आंख के अंदर रोड सेल्स, कौन सेल्स अच्छी है। अब आप कहोगे मैम आंख का काम तो देखना है, और हम मिड ब्रेन कैसे पढ़ रहे हैं, अभी 5 मिनट के बाद समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, ईयर का काम होता है सुनना, कान का काम क्या होता है, हियरिंग पावर का, हियरिंग पावर सुनाई देना, सुनने की क्षमता, लिख दीजिए, सुनाई देता है वो किसकी वजह से, आपके कानों की वजह से, सुनने की क्षमता। और तीसरा आप लिखेंगे इसके बाद टंग, टंग का काम होता है बेटा, जीभ का काम होता है टेस्ट महसूस करवाना, टेस्ट, स्वाद, जो खाना खाया है वो कैसा है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कैसा है। नेक्स्ट आप बताएंगे, अगला बताएंगे नोज, नाक, नाक का काम क्या होता है बेटा, स्मेल की पहचान करवाना, गंध की पहचान करवाना, अच्छी है कि खराब है। और पांचवा होता है स्किन, स्किन को बोलते हैं हम त्वचा, त्वचा का काम होता है आपको एक तो दर्द महसूस करवाना, बाहरी दर्द, जैसे आपको किसी ने चाटा मारा, आपको किसी ने सुई चुभ दी, आपको सर्दी लगना, गर्मी लगना, ये सारे सर्दी और गर्मी का जो एहसास करवाती है ना, ये आपकी स्किन है बेटा, हीट एंड कोल्ड सबका एहसास ये करवाती है ना। तो बताइए हमारे कितने सेंसरी ऑर्गन हैं, 5। अब इन 5 में से सिर्फ 2 को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, और कौन कौन से 2, आई एंड ईयर। आंख से जितने भी सिग्नल आते हैं मिड ब्रेन के पास जाते हैं, कान से जितने भी सिग्नल आते हैं मिड ब्रेन के पास जाते हैं। अब आप बोलोगे मैम जीभ, नाक और स्किन वाले, वो हम कल की क्लास में आएगा, बस मैंने ये बताने के लिए 5 लिखे थे कि 5 सेंस होते हैं हमारे, देखना, सुनना, टेस्ट महसूस करना, स्मेल महसूस करना, टच महसूस करना, किसने स्किन पे टच करा तो स्किन भी तो एक सेंसरी ऑर्गन हो गया ना। और छठा होता है 6 सेंस, बोलते हैं लड़कियों का 6 सेंस बहुत अच्छा होता है। 6 सेंस का मतलब होता है फ्यूचर में कोई चीज हो रही है, उसका क्या, अभी कोई चीज हो रही है उसका फ्यूचर में क्या परिणाम हो सकता है, अच्छा बुरा, वो पहले से ही महसूस हो जाना, उसको 6 सेंस कहते हैं बेटा, उसे छठा सेंस कहते हैं, है ना। तो ये 3 इसके द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए लिखे, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि आगे की क्लास में आएगा। तो बेटा मिड ब्रेन का काम होता है आई और ईयर को कंट्रोल करना। कैसे करना, सुनो, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम आंख, आंख का काम होता है दिखाई देना, इमेज तो हमारी आंख में रेटिना पे बनती है, ठीक है, मेरे सामने कैमरा है, मैं इस कैमरे को देख रही हूँ, इस कैमरे की जो इमेज है वो मेरी आंख में एक स्क्रीन होती है जिसको रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं, वहां पे इमेज बनती है। लेकिन आंख में जो इमेज बनती है वो बेटा उल्टी बनती है, हमेशा उल्टी बनती है। इस कैमरे की उल्टी इमेज बन रही होगी, लेकिन उस इमेज को सीधा करके दिखाना काम मेरे ब्रेन का है। तो आंख से एक नर्व निकलती है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो नर्व मैसेज लेके जाती है ब्रेन, कौन से ब्रेन के पास, मिड ब्रेन के पास। मिड ब्रेन क्या है, तो कैमरा है, अरे इसका ये कैमरा तो सोनी कंपनी का है, अरे ये कैमरा तो काले कलर का है, अच्छा ये कैमरा तो बहुत महंगा है, ये कैमरा मैंने पहले कहीं देखा है क्या, पहली बार देख रहा हूं, अरे इस कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये सारी बातें किसने करी है, मिड ब्रेन ने करी है।
ये सारी बातें किसने करी? मिड ब्रेन ने करी। आप पहली बार ताजमहल देखने जाओ, है ना? अब जैसे ताजमहल देखने गए, ताजमहल के बाहर पहुंचे तो आप देखोगे ताजमहल की इमेज आपकी आंख पे बन रही है, लेकिन उस इमेज का जो इमेज बन रही है उल्टी बन रही है आपकी आंख पे, लेकिन उसको सीधा दिखाने का काम आंख से नर्व निकल के मिड ब्रेन के पास जाती है। मिड ब्रेन बताता है कि ओ ये तो सीधा दिख रहा है ताजमहल, सफेद कलर का ताजमहल किसने बनवाया था? मैं पहले कभी ताजमहल देखने आया हूं तो कब आया था, किसके साथ आया था, कौन से ईयर में आया था? ये सारी चीजें आपका मिड ब्रेन करता है। आई बात समझ में? है ना? सुनना कैसे? देखो, सुनता कान के अंदर पर्दा होता है, उस कान के पर्दे पे आवाज बनती है, लेकिन वो आवाज किसकी है, किस डायरेक्शन से आ रही है? मेरी मम्मी आई इधर से आवाज दी तो मैं इधर ही देखूंगी ना, ऐसा थोड़ी ना मम्मी उधर आवाज दे रही है उधर देख रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। ठीक है, आवाज सुनाई कान की वजह से देती है, लेकिन किसकी आवाज है पहचानना। अरे आप आंख बंद करके सो रहे होते हैं, आपकी मम्मी आवाज दे दे तो आप पहचान जाते हैं मम्मी की आवाज है, ये मेरी बहन की आवाज है ना? पहचान जाती है ना। तो ये वाली सारी चीजें कौन करवाता है? मिड ब्रेन करवाता है। जहां से आवाज आई उस डायरेक्शन में आपको दिखाना, उधर देखना शुरू कर देते हो, राइट? तो याद रखिएगा बेटा, आंख और कान से जितने भी सारे मैसेज आते हैं वो कौन सी नर्व लेके जाती है ब्रेन के पास? वो भी लिख दो, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व्स होती है, याद है ना आपको, मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कौन कौन सी कितनी नर्व होती है? 43 जोड़ी नर्व्स होती है हमारी बॉडी में, कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने। जो ब्रेन तक मैसेज आती है और लेकर जाती है वो 12 जोड़ी होती है। तो 12 जोड़ी में से एक ऑप्टिक नर्व ब्रेन आपके आंख से निकलती है और एक कहां से निकलती है? आपके कान से निकलती है। तो ऑप्टिक नर्व का काम होता है हमारे आंख और कान से सिग्नल को उठाकर कहां पे पहुंचाना? मिड ब्रेन को पहुंचाना, मध्य मस्तिष्क तक पहुंचाना। ठीक है, मैं ताजमहल मुमताज ने बनवाया था शाहजहां के लिए, बहुत सही है ना बेटा, मजे ले रहे हो तुम, है ना? ठीक है। अब बच्चों मैंने कहा मिड ब्रेन का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन मिड ब्रेन के जिस पार्ट में, जिस पोर्शन में आंख और कान से मैसेज आते हैं वहां पर ऐसे छोटे छोटे 4 पॉइंट होते हैं बेटा, ऐसे। और इन 4 पॉइंट को एक साथ मिला के कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। अब ये क्या होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना, वो सुनो ध्यान से। एग्जाम में आता है कि ब्रेन के कौन से हिस्से में कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना पाया जाता है। मैंने कहा मिड ब्रेन का मध्य मस्तिष्क का कोई हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है। अब मान लो ये इतना पूरा मिड ब्रेन है, ऐसे मान लो मिड ब्रेन। अब सिर्फ इस हिस्से में मैसेज आ रहे हैं आंख और कान पे, तो इसी हिस्से को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना या क्वाड्रिगेमिना बोलते हैं। और इस कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना में क्या होते हैं? 4 ऐसे पॉइंट्स होते हैं, डॉट डॉट पॉइंट्स, 1 2 3 4। ये जो नीचे वाले होते हैं ना, 2 बिंदु, इनको क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। इन्हें क्या कहते हैं? इंफीरियर कॉलिक्यूलाई कहते हैं। नीचे वाले निम्नतम बिंदु कहते हैं इनको। ठीक है, लिख सकते हो आप। वैसे ये हिंदी जबरदस्ती की बनाई हुई हिंदी है, आप इंग्लिश शब्द से याद करें ज्यादा अच्छा है। और जो ये ऊपर वाले 2 होते हैं ना, इनको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, और हिंदी में बोलते हैं उच्चतम बिंदु, ऊंचे वाले, ऊपर है जो, और निम्नतम का मतलब हो गया जो नीचे है। इन चारों को एक साथ मिलाकर कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना पाया जाता है बेटा। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाले सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होते हैं, इनके पास कौन से मैसेज आते हैं? इनके पास आते हैं विजुअल मैसेज, इनके पास आंख से मैसेज आते हैं। और आंख वाले जो मैसेज होंगे वो कैसे होंगे? वो विजुअल मैसेज होंगे, यानी कि ये विजुअल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। देखने वाले जितने भी दिखाई देने वाले काम होंगे वो इस हिस्से में आएंगे। आंख से जो मैसेज आएगा, आंख से जो इमेज आकृति आएगी, किसी भी फोन की, कंप्यूटर की, लाइट की, डिजिटल बोर्ड की, मुझे देख लो मेरी इमेज आंख पे बन रही है ना, लेकिन वो इमेज आके यहाँ पर मिड ब्रेन में आके स्टोर होती है, और जिस हिस्से में होती है उसको सुपीरियर कॉलिक्यूलाई कहते हैं। तो जैसे ही विजुअल फंक्शंस आते हैं वो सारे के सारे कहां पर आते हैं? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई में आते हैं। और जो ऑडिटरी फंक्शंस होते हैं, ऑडिटरी का मतलब सुनाई देने वाले, और सुनाई कौन किसकी वजह से देता है? कान की वजह से। इसका मतलब मैम जो ईयर से फंक्शंस आते हैं, ईयर से जो काम आते हैं, ईयर कोई बात, किसी की आवाज आती है, मम्मी की आवाज, पापा की आवाज, भाई की बहन की, किसकी आवाज है, वो जिस हिस्से में आते हैं उसको इंफीरियर कॉलिक्यूलाई कहते हैं। उसको इंफीरियर कॉलिक्यूलाई कहते हैं। ऑडिटरी फंक्शन का मतलब होता है सुनाई देना, सुनने वाला, सुनने वाला। एक बच्चा कह रहा है कोई इंसान ब्लाइंड हो, तो बेटा जो ब्लाइंड होता है उसका दिमाग होता है, लेकिन ब्लाइंड में क्या नहीं होता है? रेटिना। रेटिना आगे आंख पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, छोड़ो। ओके, तो एग्जामिनर पूछ ले आंख और कान को कौन सा ब्रेन का हिस्सा कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। आपसे पूछ ले कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना किस ब्रेन में होता है? मिड ब्रेन में। क्या होता है? 4 कॉलिक्यूलाई होती है। ऊपर वाले को बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई के पास कहां से काम आता है? आंख से। और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई के पास कहां से काम आता है? कान से। बस बस ये लो, ये मिड ब्रेन खत्म आपका। तो आज हमने हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों कर लिया। फोर ब्रेन बहुत बड़ा है, वो हम कल करेंगे। ठीक है, मैं नॉर्मल डेज में मेरी हार्टबीट 120 130 रहती है। मेरी बेटा ज्यादा है, इतनी हार्टबीट बढ़ना मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई है, इसका मतलब आपको या तो बुखार है। हाँ, देखो बुखार होती है तो थोड़ी बहुत हार्टबीट तेज हो सकती है, लेकिन अगर नॉर्मल डेज में किसी की हार्टबीट 120 चल रही है, मजाक है क्या? मजाक है क्या? तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए उसको, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए उसको, किसी भी समय हार्ट अटैक आ जाएगा। पागल समझो क्या? हाँ जी, ठीक है, फोर ब्रेन हम कल पढ़ेंगे। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी, ब्रेन की पूछ क्या होती है, पढ़ रखिए बेटा, पेशेंस रखिए।